सोचिए, ब्राजील का सेंट्रल बैंक, जिसका इंडियन इक्विवेलेंट हमारा आरबीआई है, वहां से एक दिन 16 करोड़ ब्राजीलियन रियल्स चोरी हो जाते हैं। पुलिस को सारे सस्पेक्ट्स को पकड़ने में तकरीबन 4 साल लगते हैं, लेकिन जब पुलिस उन्हें पकड़ती है तो उन्हें पता चलता है कि इस चोरी ने सभी चोरों की जिंदगियां बर्बाद कर दी और वो पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर ज्यादा खुश थे। तो क्या थी वो घटना और क्यों इन चोरों की जिंदगियां हुई बर्बाद? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। ये बात है 2005 की, जब ब्राजील के फोर्टेलेजा से सेंट्रल बैंक से चोरी की खबर आती है और फेडरल पुलिस तुरंत पहुंचकर हालात का जायजा लेती है। ये सोमवार का दिन था, जिसका मतलब है कि बैंक वीकेंड के लिए बंद था। पुलिस को बताया जाता है कि करीब 160 मिलियन रियल्स की चोरी यहाँ पर हुई है और बैंक का वॉल्ट जो बेसमेंट में था, वहां पर पुलिस को एक होल दिखाई देता है जिसके नीचे एक सुरंग बनी हुई थी। सबसे पहले तो पुलिस को अंदर जाने में डर लगता है, क्योंकि मुमकिन था कि चोरों ने सुरंग के अंदर बॉम्ब्स लगा रखे हों या फिर अभी भी कुछ लोग सुरंग के अंदर ही हों और उनके पास हथियार भी हो सकते थे। फिर एक पुलिस ऑफिसर हिम्मत दिखाकर अंदर जाने का फैसला करता है और वो देखता है कि सुरंग के अंदर न सिर्फ लाइट बल्ब्स हैं, बल्कि उसे होल्ड करने के लिए अच्छी तरह लकड़ी और स्टील के फट्टों से सपोर्ट भी किया गया है। रेंगते ये पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ता है और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद अचानक ये सुरंग खत्म हो जाती है और वो एक घर तक पहुंच जाता है। घर खाली था और चारों तरफ कट्टे पड़े थे जिनके अंदर सैंड थी। इसके साथ साथ वहां पर हर तरफ एक व्हाइट पाउडर बिखरा पड़ा था, जो कि चोरों ने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने के लिए इस्तेमाल किया था। ये ऑफिसर वहां से बाहर निकलकर देखता है तो ये घर उस बैंक से सिर्फ 70 मीटर की दूरी पर था और फिर वो वहां पर बाकी ऑफिसर्स को फोन करके बुला लेता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि इस घर को एक आर्टिफिशियल ग्रास बेचने वाली कंपनी के नाम पर लिया गया था, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इस सुरंग के अंदर एक वाटर पाइप और एक टेलीफोन लाइन भी इंस्टॉल की गई थी ताकि बाकी लोगों से बातें की जा सके। इस पूरे ऑपरेशन को देखकर लगता था कि ये किसी ऐसे गैंग का काम है जिसके पास पहले भी इस तरह के क्राइम्स करने का एक्सपीरियंस था और साथ ही यहाँ पर डे और नाइट दोनों ही शिफ्ट्स के समय काम किया जाता रहा होगा और हर शिफ्ट में करीब 7 लोग इसमें काम करते थे। आसपास के लोगों से बात करने पर पता चला कि जब वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तब रोजाना यहाँ पर एक ट्रक आता था जो शायद सुरंग खोदकर निकाली गई मिट्टी को ले जाने का काम करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन्हें समझ आने लगा कि इससे लोगों को उन पर शक हो सकता है, इसलिए उन्होंने सैंडबैग्स को घर के बाकी कमरों में भरना शुरू कर दिया। लेकिन बैंक के बेसमेंट में पहुंचकर भी वहां से पैसा चुराना इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे जिन्हें गार्ड्स मॉनिटर करते थे और साथ ही यहाँ पर थर्मल सेंसर्स भी थे, जिसका मतलब था कि जरूर बैंक के किसी एम्प्लॉय का भी इस चोरी में हाथ रहा होगा। पुलिस ने नोटिस किया कि बेसमेंट के अंदर एक छोटी क्रेन रखी गई थी जिसका इस्तेमाल कैश से भरे बॉक्सेस को उठाने के लिए किया जाता था। ये क्रेन और साथ ही एक बड़ी लकड़ी का तख्ता उस सुरंग वाले होल के पास रखा गया था, जिससे कि कैमरास उस होल को नहीं देख पाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो थर्मल सेंसर्स वहां थे वो भी दीवारों पर नहीं बल्कि सीलिंग्स पर थे, जिसका मतलब है कि वो पूरे बेसमेंट को कवर नहीं करते थे, बल्कि बेसमेंट में कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स थे जहां पर अगर कोई खड़ा हो तो वो इन सेंसर्स की नजर में नहीं आएगा। लेकिन एग्जैक्टली ये ब्लाइंड स्पॉट्स कहां पर हैं, इसका पता आखिर इन चोरों को बिना इन्वॉल्वमेंट के कैसे चला? अब एक आखिरी क्लू जिसने बैंक के किसी एम्प्लॉय का इसमें शामिल होना कंफर्म किया, वो ये था कि चोरों को ये भी पता था कि थर्मल सेंसर्स बैंक के बंद होने के बाद ही एक्टिव होते हैं, इसलिए जरूर चोर बंद होने से कुछ देर पहले उस सुरंग से बेसमेंट के अंदर घुसे होंगे। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इसके बाद उन्होंने बैग्स में भरकर कैश को सुरंग के थ्रू ले जाना शुरू किया होगा और अगर 160 मिलियन की चोरी हुई है तो करीब 330 बैग्स का इस्तेमाल इसमें किया गया होगा। पुलिस ने यह भी देखा कि जिस आदमी के नाम पर उस घर को रजिस्टर किया गया था उसने अपनी आईडी में अपना नाम पाउलो सर्जियो दिया हुआ था और उसकी फोटो में उसने एक कैप पहनी हुई थी। जनरली इस तरह की फोटोज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी उन्हें लगा कि उसने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ब्राइब करके ये आईडी बनवाई थी ताकि उसे आइडेंटिफाई करना
मुश्किल हो सके। अब इन्हें ढूंढने के लिए सबसे पहले पुलिस ने आसपास की कार एजेंसीज में पता करना शुरू किया, क्योंकि पुलिस जानती थी कि जितना कैश उन्होंने चुराया है उसका वेट करीब 3.5 टन था, जिसका मतलब है कि इस कैश को इधर से उधर ले जाने के लिए उन्हें कई कार्स या ट्रक्स की जरूरत पड़ी होगी। उन्हें एक डीलरशिप से पता चलता है कि रिसेंटली जॉर्ज चार्ल्स नाम के एक आदमी ने 10 लाख रियल्स कैश देकर एक ट्रक जरूर खरीदा था और वो अपने ट्रक ड्राइवर को भी साथ लाया था, जिसके बाद वो दोनों सेम ट्रक में बैठकर चले गए थे। यहाँ से पहला शक शुरू हुआ, क्योंकि उस आदमी ने बताया था कि वो एक शिपिंग कंपनी का मालिक है, पर अगर वो कंपनी का ओनर था तो वो खुद ट्रक खरीदने क्यों आया था और आखिर उसने कैश में इतनी बड़ी पेमेंट कैसे की। चार्ल्स ने यह भी बताया कि इस ट्रक को लेकर वो साओ पाउलो जा रहे हैं। साओ पाउलो का नाम सुनकर पुलिस का शक और भी गहरा हो गया, क्योंकि इस घटना से 1 साल पहले साओ पाउलो शहर में भी इस तरह की सुरंग खोदकर एक बैंक लूटा गया था और अब उन्हें लग रहा था कि जो गैंग मेंबर्स उस चोरी में इन्वॉल्व थे उन्होंने ही ये चोरी की है। पुलिस ने जल्द ही देश भर में अलग अलग पुलिस स्टेशंस को अलर्ट कर दिया और फाइनली वो ट्रक को लोकेट करने में भी कामयाब रहे। उन्हें दिखा कि उस ट्रक में कई सारी कार्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और उस समय वो ट्रक बेलो होरिजोंटे नाम के शहर में था। फेडरल पुलिस के लोग जल्द ही हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें बीच में ही इन्फॉर्म किया गया कि ये ट्रक खुद ही एक लोकल पुलिस स्टेशन के पास पहुंचकर रुक गया है और कुछ देर बाद ट्रक ड्राइवर ने सरेंडर भी कर दिया। उस ड्राइवर ने बताया कि वो इस चोरी में शामिल नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बॉस उसके साथ इस ट्रिप पर आना चाह रहा है और वो अपने फोन की जगह सड़क पर पे फोन्स का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे शक हुआ। इसके बाद जब वो फोन पर बात करने गया था और ड्राइवर ने उन कार्स को देखा तो पता चला कि कार्स के फ्लोर पर काफी कैश पड़ा है और क्योंकि उसने रॉबरी की न्यूज अखबार में पढ़ी ही थी इसलिए उसे शक हुआ और वो पुलिस के पास आ गया। चार्ल्स को अरेस्ट कर लिया गया और उसके पास से 6 मिलियन रियल्स रिकवर किए गए। चार्ल्स को इन्वेस्टिगेट करने से उन्हें पता चलता है कि वो मार्को रोचरो का भाई है, जो कि एक स्मगलर था और चार्ल्स भी इस चोरी में डायरेक्टली शामिल नहीं था, बल्कि उसका काम सिर्फ अपने भाई और अपने शेयर को ट्रांसपोर्ट करना था। उसने बताया कि इस पूरी चोरी में 34 लोग शामिल थे और वो किसी का नाम तो नहीं जानता है, लेकिन उन्हें पहचान जरूर सकता है। उसने करीब 10 अलग अलग सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया और जिस आदमी के नाम पर वो घर लिया गया था उसे भी आइडेंटिफाई करते हुए बताया कि इसका असली नाम अलीमो है। जी हाँ, इसमें एक दूसरा क्रिमिनल भी था जिसका नाम मोसेस था और वो पिछली रॉबरी के लिए अरेस्ट हुआ था, लेकिन 2001 में जेल से 53 प्रिजनर्स के साथ वो फरार हो गया था। पुलिस के लिए जरूरी अब ये था कि वो इन सब क्रिमिनल्स को न सिर्फ पकड़े बल्कि सारा पैसा भी रिकवर करे, क्योंकि ब्राजीलियन लॉ में चोरी की सजा बहुत हार्श नहीं थी, जिसका मतलब था कि अगर वो इन लोगों को पकड़ भी लेते हैं तो ये लोग कुछ साल जेल में बिताने के बाद बाहर आकर अपना चुराया हुआ पैसा खुलेआम स्पेंड कर सकते थे। चार्ल्स द्वारा आइडेंटिफाई किए गए कुछ सस्पेक्ट्स में से एक का नाम अंटोनियो था, जिसकी गर्लफ्रेंड का फोन उन्होंने टैप करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंटोनियो हमेशा उसे एक पे फोन से ही कॉल किया करता था। अब एक दिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके उसे काफी सारे रबर बैंड्स लेकर एक एड्रेस पर पहुंचने के लिए कहा। पुलिस को शक हुआ कि जरूर पैसा उसी के पास है। पुलिस भी वहां सिविलियन क्लोथ्स में पहुंची और एक कैफे के बाहर से उसके घर पर नजर रखने लगी। पुलिस ने नोटिस किया कि कुछ लोग उन्हें शक की नजर से देख रहे हैं और तब उन्होंने ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए सीधा बैकअप बुलाकर घर को घेर लिया और इस घर के अंदर भी उन्हें पैसों से भरे हुए कई बैग्स मिले और यहाँ से उन्होंने करीब 12 मिलियन रियल्स रिकवर किए। इस घर में कई गैंग मेंबर्स थे जिनसे उन्हें ये पता चला कि इस पूरी चोरी में बैंक का एक गार्ड भी शामिल था। इसके बाद बाकी लोगों की खोज चलती रही और पुलिस को पकड़े गए लोगों से नई लीड्स मिल रहे थे। ऐसे ही उन्हें रेमंड नाम के गैंग मेंबर के बारे में पता चला, जो कि पोर्टो अलेग्रे नाम के शहर में था। पुलिस ने उसे ट्रैक करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि उसने अपने दोस्त एलेसेंड्रो के साथ मिलकर एक बिल्डिंग खरीद ली है और इस बिल्डिंग पर नजर रखते हुए उन्होंने देखा कि उनके साथ कुल 11 लोग हैं और वो ट्रक्स में अलग अलग डिगिंग टूल्स ला रहे हैं। पुलिस ने नोटिस किया कि इसी बिल्डिंग में 74 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बैंक है और वो समझ गए कि ये लोग दोबारा कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी उनके बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक घर रेंट पे ले लिया और 24 घंटे उनकी निगरानी करने लगे।
उन्होंने देखा कि ये सभी लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के भेष में रोज रात को काम करते हैं और कई सारे सैंड बैग्स को रात में ठिकाने लगा देते हैं। पुलिस ने उनके फोन को भी टैप करना शुरू किया और यहाँ पर पुलिस को एक अजीब सी चीज पता चली। उन्हें पता चला कि कोई आदमी उन्हें फोन पर ब्लैकमेल कर रहा है और इस चोरी का एक बड़ा हिस्सा उस आदमी को भी जाने वाला है। उनकी बातों से उन्हें पता चला कि जो ये थर्ड पार्टी है इसमें 2 लोग शामिल हैं और जब एक दिन उन्हें पता चला कि वो दोनों भी उस दिन बिल्डिंग में आने वाले हैं, तब पुलिस ने रेड की और सबसे पहला शॉक तो उन्हें ये मिला कि जो 2 लोग इन बाकी गैंग मेंबर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे वो खुद पुलिस ऑफिसर्स थे। ये करप्ट पुलिस ऑफिसर्स इनका प्लान जानते थे और उन्हें अरेस्ट ना करने के बदले में उनसे अपना हिस्सा चाह रहे थे। फेडरल पुलिस को यह भी पता चला कि जो लोग इस नए प्लान का हिस्सा थे उनमें से सिर्फ 2 लोग ही सेंट्रल बैंक वाली चोरी में इन्वॉल्व थे। इसके बाद पुलिस ने 2 साल के बाद जॉर्ज नाम के एक और सस्पेक्ट को अरेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने जब उसे अरेस्ट किया तो उसके रिएक्शन काफी शॉक थे। जॉर्ज ने उन्हें बताया कि पिछले 2 साल उसकी जिंदगी के सबसे बुरे 2 साल थे। वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहता था और इतना पैसा होने के बाद भी उसकी जिंदगी नर्क हो गई थी। उसने पुलिस को अपने कैश और सारी प्रॉपर्टी की जानकारी भी तुरंत दे दी। इसके बाद पुलिस ने 2008 में पाओलो सर्जियो का भी पता लगा लिया, जिसके नाम पर वो घर खरीदा गया था। लेकिन जब पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए एक कार रेंटल कंपनी के बाहर पहुंची तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो ऑफिसर पुलिस से ही है, क्योंकि उन्होंने सिविलियन क्लोथ्स पहने हुए थे। इसके बाद उन्होंने जब उसे अपना बैज दिखाया तब भी वो नहीं माना और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये लोग उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पुलिस ने उसे अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन वो किडनैपिंग वाली बात बोलता रहा। बाद में पुलिस को पूरी बात समझ आई। दरअसल जितने भी लोग उस सेंट्रल बैंक की लूट में शामिल थे उन लोगों को बाकी क्रिमिनल गैंग्स ने निशाना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास बहुत सारा पैसा है और वो प्रोटेक्शन के लिए पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। जॉर्ज, जिसे वो पकड़ने आए थे, वो इससे पहले 2 बार किडनैप हो चुका था और दोनों बार किडनैपर्स उसके सामने पुलिस ऑफिसर्स बनकर ही आए थे और उसे बाद में अपने आप को छुड़वाने के लिए उन्हें काफी पैसा देना पड़ा था। इनमें से एक किडनैपिंग के दौरान तो उसे गोली भी मारी गई थी और अभी भी उसे कई गैंग मेंबर्स की धमकियां आती रहती थी। लेकिन इससे भी ज्यादा ट्रैजिक स्टोरी ये थी लुइस फर्नांडो नाम के क्रिमिनल की, जो कि एक साओ पाउलो शहर का एक बड़ा डीलर था और उसी ने पूरी चोरी के ऑपरेशन को फाइनेंस किया था। प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर कंपनी को रजिस्टर करना, 34 लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम, टूल्स और व्हीकल्स की खरीदारी, इन सब के लिए फंड्स उसी ने दिए थे, जो करीब 30 लाख रियल थे। जी हां, और इसी वजह से उसे पूरी लूट का 15% हिस्सा मिलने वाला था। लेकिन जैसे ही उसके पास ये पैसा आया, वो बाकी गैंग्स के लिए सबसे बड़ा टारगेट बन गया और उसे किडनैप कर लिया गया। उसे किडनैप करने वाले लोग पुलिस की यूनिफॉर्म में ही आए थे और उन्होंने उनकी फैमिली से 10 लाख रियल की फिरौती मांगी थी, जो उन्होंने पे भी कर दी थी। लेकिन बाद में उसे कहीं पर मरा हुआ पाया गया। जब इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चलता है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया था वो एक्चुअली करप्ट पुलिस ऑफिसर्स ही थे और पैसा मिलने के बाद उन्हें यह डर था कि फर्नांडो उनसे बदला लेगा और इसलिए उन्होंने उसे भी मार गिराया। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक गैंग मेंबर ही नहीं बल्कि उन ज्यादातर लोगों की कहानी है जो कि इस रॉबरी में शामिल थे। बाद में पुलिस को पेड्रो नाम के एक मेंबर के बारे में पता चला, जिसके घर में कुछ लोग पुलिस ऑफिसर्स बनकर घुस गए थे और उन लोगों ने उसकी फैमिली को गन पॉइंट पर रखकर उनका सारा पैसा लूट भी लिया। आखिर में जब ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है तब तक पुलिस सिर्फ 20 मिलियन रियल से रिकवर कर पाई थी। बाकी पैसा या तो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू रियल एस्टेट या दूसरी चीजों में इन्वेस्ट कर दिया गया था या फिर फिरौती के रूप में पे कर दिया गया। ये केस एक नॉर्मल रॉबरी के केस के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, किडनैपिंग और मर्डर जैसे संगीन जुर्म भी शामिल होते चले गए। ओरिजिनल रॉबरी से जुड़े सिर्फ 8 लोगों को ही अंत में पुलिस अरेस्ट कर पाई थी, लेकिन इस केस में टोटल 54 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी थी, जिसमें ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जिन्होंने इन लोगों को ब्लैकमेल और किडनैप किया, जिसमें कई पुलिस वाले भी शामिल थे। इस केस ने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद करप्शन को तो एक्सपोज किया ही, लेकिन अगले कई सालों तक इस केस ने पुलिस की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ा दी क्योंकि फिर पूरे ब्राजील में इस तरह की कॉपी कैट रॉबरीज होने लगी थी और सुरंग खोदकर बैंक लूटने का तरीका बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया था।
कई लोग जब इस केस के बारे में सुनते हैं तो वो ये भी मानते हैं कि इन रॉबर्स के साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही था और ये बिल्कुल कर्मा के सिद्धांत को फॉलो करता है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। पर आपको क्या लगता है कि क्या उन रॉबर्स के साथ जो हुआ वो सही था, या फिर आप मानते हैं कि उन्हें उनके क्राइम्स के अकॉर्डिंग ही सजा मिलनी चाहिए थी? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।